मून गुजर जाता है और खरगोश भी बाहर आ जाते हैं। जब वो उसे कुछ पकाते हुए देखते हैं तो उन सब के पास सेजन के लिए सवाल होते हैं। वो कहता है कि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि वो बस उन्हें बुलाने ही वाला था। सेजन फिर उत्साह से कहता है कि वो उनके सामने ब्लू मून की एनर्जी से भरा स्वीट पोटैटो पेश करता है और उसकी स्वादिष्ट महक से खरगोश की लार टपकने लगती है। सेजन कहता है कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन उन्हें इसे बांटकर खाना चाहिए। लेकिन हस्बैंड रैबिट अपने परिवार के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें सेजन का ऑफर लेने से रोकता है। जब वो उन्हें कुछ बताता है तो वो उदास हो जाते हैं और सेजन समझ जाता है कि खरगोश क्या कह रहा है। वो चाहता है कि सेजन स्वीट पोटैटो खुद खाए क्योंकि सिर्फ एक ही है। सेजन भावुक हो जाता है और हस्बैंड रैबिट को इस बारे में सोचने वाला अकेला होने के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन भले ही सेजन अकेले स्वीट पोटैटो खाने के लिए मान जाता है, वो इस सच को छुपा रहा था कि उसने पहले ही चुपके से खा लिया था। सेओ जून ने स्वीट पोटैटो को छीला और एक बाइट लिया, लेकिन वो बहुत गर्म था और उसकी जीभ जल गई। उसने जो भी काटा था उसे थूक दिया। उसके हाथ में रखा स्वीट पोटैटो जमीन पर गिर गया जब सेजुन अपनी जीभ जलने और तालू झुलसने के बारे में चिल्लाया। खरगोश जमीन पर पड़े स्वीट पोटैटो को देखते रहे। हस्बैंड रैबिट ने स्वीट पोटैटो का एक टुकड़ा उठाने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बच्चों ने उसके सामने से सब कुछ झटक लिया और फिर उसे खा लिया। लेकिन वो उनके लिए भी बहुत गर्म था और उन्होंने भी उसे थूक दिया। बेबी रैबिट्स रोने लगे और हस्बैंड रैबिट इस बात से निराश था कि उसे कुछ नहीं मिला और स्वीट पोटैटो बर्बाद हो गया। ये सेजुन की टावर में डायरी की एक और एंट्री है। उसने आज एक आग जैसा खाना खाया, उसकी पसंद से थोड़ा ज्यादा गर्म। कुछ दिन बाद सेजून बेबी रैबिट्स को बता रहा है कि वो अब से स्वीट पोटैटो के अंकुर लगाने जा रहे हैं। खरगोश कंफ्यूज थे और सेजून ने कहा कि ये वही चीज थी जो वो अभी खा रहे थे। सेजून ने उन्हें डांटा और कहा कि बेबी रैबिट्स को फिलहाल स्वीट पोटैटो के अंकुर खाने से मना किया जाता है। ये शब्द खरगोशों के लिए एक बड़े झटके के रूप में आए। स्वीट पोटैटो के अंकुर हाल ही में उनका पसंदीदा स्नैक बन गए थे और अब वो सेजून के फैसले का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब की इस आदेश पर अलग अलग प्रक्रियाएं थी और सेजून ने कहा कि चाहे वो कितनी भी शिकायत करें, उसका फैसला आखिरी है। उसे लगता है कि अगर बच्चे अंकुर खाते रहे तो लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सेजुन ने खरगोशों को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि उन्हें रात के खाने में और भी बेहतर स्वीट पोटैटोज मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें स्वीट पोटैटो के अंकुर लगाने में उसकी मदद करनी होगी। बदले में वो उन्हें एक स्पेशल स्नैक देगा। सेजुन ने स्वीट पोटैटोज की खेती करने के लिए खेत का एरिया बढ़ाने का फैसला किया है और उसके लिए उसे बेबी रैबिट्स के सहयोग की जरूरत है। जैसे ही उसने उन्हें स्पेशल स्नैक्स के बारे में बताया, वो उसकी तरफ लार टपकाते हुए मुंह और चमकती आंखों से देखने लगे। सेजुन ने उन्हें काम शुरू करने के लिए कहा और खरगोश उन्हें लगाने के लिए अंकुर ले जाने लगे। उनकी मां हरी प्याज की कटाई कर रही थी और सेजुन ने उससे एक पौधा छोड़ने के लिए कहा। फिर उसमें एक फूल खिलेगा और सेजुन उससे बीज हासिल कर सकता है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि किसी चीज को एक आइटम बनाने के लिए उसे एक बीज लगाने की जरूरत है। नए विस्तारित फार्म एरिया में बेबी रैबिट्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनमें से एक गड्ढे खोदता है और दूसरा उनमें अंकुर लगाता है, लेकिन एक कोने में बच्चों में से एक अपने पसंदीदा स्नैक से अलग होने के लिए बहुत लालची है। वो अपनी इच्छा पर काबू नहीं कर पाता और पत्ते का एक बाइट ले लेता है। इस पर रिएक्ट करते हुए उसके पिता उसे ऐसा कुछ करने के लिए एक थप्पड़ मारते हैं। सेजोन भी टमाटर की कटाई कर रहा है और उसे टावर सिस्टम से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। उसका रैंक F रैंक फार्मर से E रैंक फार्मर हो गया है। उसका जॉब लेवल बढ़ गया है और इसकी वजह से उसके जॉब की विशेषताएं मजबूत होंगी। सेजून ये जानकर भी खुश है कि वो लेवल 8 तक पहुंच गया है। जश्न मनाने के लिए उसने स्नैक्स को थोड़ा जल्दी बनाने का फैसला किया। उसने चेरी टमाटर लिए और उन्हें एक सीख पर लगाया। उसी समय उसे टावर मैनेजर से एक मैसेज मिला। मैनेजर सेजुन पर और वो आज क्या पकाने जा रहा था उस पर नजर रख रहा था। मैसेज जल्दी गायब हो गया और सेजुन ने सोचा कि ये काफी हद तक एक हानि रहित कार्य था। उसने चेरी टमाटरों को भूनना शुरू किया और फिर खरगोशों को खाना शुरू करने के लिए बुलाया। वो अपना काम छोड़कर उसके पास दौड़ते हुए आए और सुजुन ने उन्हें हड्डी की सीखों पर स्पेशल रोस्टेड चेरी टमाटोस पेश किए। भुने हुए टमाटरों के लिए इन्फॉर्मेशन विंडो भी खुल गई। सेजुन द्वारा इस्तेमाल की गई सीख साफ की गई पिरान्हा की हड्डियों से बनी थी और पकाने की वजह से टमाटर नरम और मीठे हो गए थे। खरगोश हर एक सीख लेते हैं और वो उसे खाने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड दिखते हैं। सेजुन उन्हें बताता है कि इस रूप में इसे इधर उधर ले जाना और खाना आसान है, लेकिन वो उन्हें चेतावनी भी देता है कि ये काफी गर्म है और उन्हें खाने से पहले इस पर फूंक मारनी चाहिए। लेकिन खरगोश पहले से ही इसका आनंद ले रहे हैं। सेजुन फिर कहता है कि चूंकि स्वीट पोटैटो के अंकुर पहले ही लगा दिए गए थे, उन्हें रात के खाने के लिए कुछ स्वीट पोटैटोस खोदने चाहिए। जब सेजुन स्वीट पोटैटोस खोदता है तो उसे एक पौधे में 5 स्वीट पोटैटोस मिलते हैं। वो उनके बारे में जानकारी पढ़ता है और उन्हें स्ट्रेंथ स्वीट पोटैटोस कहा जाता है। उनके असर जादुई टमाटर जैसे ही थे, लेकिन ताकत के साथ। जो कोई भी उन्हें खाता उसे 10 मिनट के लिए 0.1 अतिरिक्त ताकत मिलती और ये असर 1 घंटे में 10 बार तक लगाया जा सकता था। दूसरा असर ये था कि ये 10 ग्राम फैट को कम करेगा और पेट साफ करने में मदद करेगा
और ये बोनस उन पर भी लागू होगा जो अभी तक अवेकेंड नहीं हुए हैं। सेजुन गिनता है कि उसके पास अब 15 स्वीट पोटैटोज हैं, जिसका मतलब है कि उसने हर एक बोए हुए के लिए 5 आलू पाए और ये पहली फसल के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी सीओ जुन की नज़र एक गिरे हुए आलू के अंकुर पर पड़ती है। वो उसे लगा देता है, ये सोचते हुए कि एक भी अंकुर छोड़ना बर्बादी होगी। लेकिन तभी उसे सिस्टम से मैसेजेस मिलते हैं कि इस काम की वजह से सोइंग स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है। अब सीओ जुन को एहसास होता है कि ये भी सोइंग कहलाता है और उसे ये भी एहसास होता है कि अपने स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए उसे सारे अंकुर खुद ही लगाने होंगे। सेजुन बेबी रैबिट्स को जल्दी में रुकने के लिए कहता है क्योंकि अब वो ये खुद करना चाहता है। अपने ऑफिस के अंदर मैनेजर वही करने की कोशिश करता है जो सेजुन ने अभी किया। उसके पास एक सीख पर चेरी टमेटोज हैं और वो आग पर भुने जा रहे हैं। मैनेजर टमेटोज खाता है और तुरंत उनमें से कुछ थूक देता है क्योंकि वो जले हुए और कड़वे थे। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके टमाटर्स में क्या गड़बड़ थी, इंसान तो उन्हें बड़े शौक से खा रहे थे। फिर टमेटोज का मीठा स्वाद उसके मुंह में फैल जाता है और मैनेजर को एहसास होता है कि वो कितने स्वादिष्ट हैं। अब वो ये देखने के लिए जादुई क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करता है कि सीओ जुन इस वक्त क्या कर रहा है। जब मैनेजर उसे खरगोशों के साथ स्वीट पोटैटोज खाते हुए पाता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है कहते हुए, उन बदमाशों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना स्वीट पोटैटोज खाना शुरू करने की। मैं महान ब्लैक ड्रैगन एलियन फिटोन हूँ। मैनेजर तुरंत सीओजुन को एक क्वेस्ट भेजता है, एक भुना हुआ स्वीट पोटैटो मांगते हुए। इस क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था और मना करने की सज़ा मौत थी। सेजुन क्वेस्ट करने के मूड में नहीं है और मैनेजर से उसे टाल देने के लिए कहता है। मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसे अभी स्वीट पोटैटोज चाहिए। अगर सेजुन उन्हें नहीं देता है तो अंजाम बुरे होंगे। सेजुन कहता है कि सिर्फ एक ही स्वीट पोटैटो बचा है। वो मैनेजर से पूछता है कि वो रिवॉर्ड में क्या दे सकता है। मैनेजर कुछ देर सोचता है और फिर क्वेस्ट को रिवाइज करता है। एक और जॉब रिलेटेड स्किल का रिवॉर्ड ऐड किया जाता है। सेजुन सोचता है कि ये रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मैनेजर को स्वीट पोटैटो ऑफर कर देता है। वो रिवॉर्ड खोलता है और पाता है कि ये एक लेवल 1 सीड स्टोर है। जब ये स्किल एक्टिवेट होता है तो सेजुन हर 30 दिन में सीड स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीद सकता है। सेजुन खुशी से झूम उठता है। एक सीड स्टोर का मतलब है कि वो टावर के अंदर ऐसी चीज़ें खरीद सकता है तो दूसरे अवेकेंड लोगों के पास होती हैं। उसने कहा कि ये कमाल का रिवॉर्ड था और टावर मैनेजर को ये उसे पहले ही दे देना चाहिए था। सेजुन स्किल को एक्टिवेट करता है और उसके सामने सीड स्टोर खुल जाता है। वो सेजुन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है और पाता है कि पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। लेकिन ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचते हुए सेजुन एक ज़रूरी सवाल पर पहुंचता है कि जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो खरीदारी कैसे करेगा। लेकिन तभी उसे एक और मैसेज मिलता है कि स्टोर कस्टमर सेजुन को एंट्री लेवल सर्विसेज ऑफर करेगा। वो सीड स्टोर का पहला रुकी टियर कस्टमर है और इसकी वजह से सेजुन का सामने एक टावर कॉइन प्रकट होता है और वो शॉक्ड हो जाता है। उसने कहा कि सीड स्टोर सबसे दयालु और सबसे अच्छा है। टावर कॉइन टावर के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक करेंसी है, लेकिन बाहरी दुनिया में हर एक टावर कॉइन की कीमत 1 मिलियन वॉन है। सेजुन सीड स्टोर खोलता है ये देखने के लिए कि वो वहाँ क्या खरीद सकता है। मैसेज विंडो उसे बताती है कि रूकी टियर के लिए वो 3 अलग अलग प्रकार के बीज देख सकता है और अपने वर्तमान लेवल पर सेजुन सिर्फ उनमें से एक ही खरीद सकता है। इस बार के लिए 3 प्रकार के बीज दिखाए जाते हैं और सेजुन देखता है कि वो लाल मिर्च, पत्ता गोभी या गाजर के 1000 बीज हर एक 0.1 टावर कॉइन में खरीद सकता है। सेजुन सोचता है कि नाम सीड स्टोर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें सिर्फ बीज ही हैं, लेकिन फिर वो कीमत देखता है और टावर कॉइन की बाहरी दुनिया की वैल्यू के बारे में सोचता है। उसे 1 लाख में 1000 बीज मिल रहे हैं जो बहुत महंगा है। सेजुन सोचता है कि उसे क्या चुनना चाहिए। लाल मिर्च और पत्ता गोभी किमची बनाने के लिए एक अच्छा कॉम्बो हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें एक साथ नहीं खरीद सकता, ना ही उसके पास उन्हें यहाँ प्रोसेस करने के रिसोर्सेज हैं। आखिरी ऑप्शन गाजर ही बचता है। जैसे ही वो गाजर कहता है सभी खरगोशों का ध्यान सेजुन की तरफ मुड़ जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ और खरगोश उसे बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गाजर चाहिए। सेजुन उनके एक्साइटेड एक्सप्रेशंस देखता है और फिर से गाजर कहता है, पहले जैसा ही रिएक्शन पाते हुए। वो इसका कुछ ज़्यादा ही मजा ले रहा था और हस्बैंड रैबिट समय बर्बाद करने के लिए उसके चेहरे पर एक लात मारता है। सेयुजन 0.1 टावर कॉइन में गाजर के बीज खरीदता है और उसे एक सीड स्टोर माइलेज मिलता है। माइलेज का इस्तेमाल उसके सीड स्टोर का लेवल बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 100 पॉइंट्स की जरूरत है। सेयुजन को बीज एक फैंसी पाउच में मिलते हैं और वो सोचता है कि पाउच बीजों से ज्यादा महंगा है, लेकिन तभी उसे मैनेजर से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि वो सेयुजन की खरीदारी से संतुष्ट है। सेयुजन मुंह बनाता है और पूछता है कि वो संतुष्ट क्यों हो रहा है। ये उसकी डायरी में एक और एंट्री है। अब उसने सीड स्टोर में सौदा करके गाजर के बीज हासिल कर लिए हैं। सेयुजन गाजर लगाने के लिए एक्साइटेड है और खरगोश भी, लेकिन कोई और उन्हें दूर से देख रहा है। एक बड़ी और क्यूट सी मक्खी सेयुजन और खरगोशों को गाजर के बीज हासिल करने का जश्न मनाते हुए देखती है। मक्खी इस दृश्य से प्रभावित होकर नए बीजों और सेयुजन और खरगोश के खुशी भरे जश्न को बेहतर तरीके से देखने के लिए पास मंडराती है। फिर जैसे ही सीन बदलता है, हम हस्बैंड और वाइफ रैबिट्स को खुशी से गाते हुए और उस जगह के पास आराम करते हुए देखते हैं जहां सेयुजन ने गाजर के बीज लगाए थे।
उनकी खुशी को देखते हुए सेयुजन को एहसास होता है कि भले ही गाजर अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, खरगोशों का उनके प्रति एक गहरा लगाव जरूर होगा। लेकिन वो उन्हें मौज मस्ती करने देता है और एक झपकी ले लेता है। उठने के बाद सेयुजन फूलों को पॉलिनेट करने और हरी प्याज की कटाई करने की प्लान बनाता है। जैसे ही सेयुजन अपनी आंखें बंद करता है, एक बेबी रैबिट भी उसके पास आकर सो जाता है। लेकिन अचानक उसे अपने कान के पास से गुजर रही एक भिन भिनाने की आवाज सुनाई देती है। सेयुजन पूरी तरह से जागे बिना उस परेशानी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन भिन भिनाहट जारी रहती है। फ्रस्ट्रेट होकर वो बड़बड़ाता है कि एक कीड़े को अभी ही आना था क्या। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और आखिरकार वो जांच करने के लिए उठ जाता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक विशाल और प्यारी सी मक्खी देखी। मक्खी उत्सुकता से सेयुजन को देखती है और वो कुछ पल के लिए हकलाता है और फिर चिल्लाता है, ये कितनी क्यूट है। वो मान लेता है कि ये कीड़ा जरूर भेस बदले हुए एक मॉन्स्टर होगा। सेयुजन सावधानी से मक्खी को पास बुलाता है, उसके मॉन्स्टर फॉर्म को पहचानने की उम्मीद में। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही फीकी पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि ये एक पॉइजन हनी भी है। नाम पढ़ते ही उस पर डर छा जाता है। वो खरगोशों से पूछने के लिए मुड़ता है कि क्या वो जानते हैं कि मक्खी खतरनाक है या नहीं, लेकिन रैबिट कपल पहले ही अपने बच्चों के साथ जल्दी से अपने बिल में जा चुके थे। वो जहरीली मक्खी से डरे हुए थे, जिससे सेयुजन उन्हें भागते हुए देखकर स्टन रह गया। वो खरगोशों पर चिल्लाता है, उन्हें मतलबी कहते हुए। उसका चेहरा बिगड़ जाता है जब वो सोचता है कि वो उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। जवाब की तलाश में सेयुजन टावर मैनेजर की तरफ मुड़ता है, जो उसे और जानकारी देता है। मैनेजर समझाता है कि पॉइजन हनी बीज कार्निवोरस जीव हैं जो अपने जहरीले डंक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। डंक एक बड़ा खतरा है और मैनेजर सेयुजन को उनसे दूर रहने की सलाह देता है। सेयुजन ये जानकर डर जाता है कि ये मक्खियां मांस खाती हैं, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि अब वो सच में शहद की मक्खियां नहीं है। जैसे ही मक्खी पास आती है, सेयुजन उसे भगाने की पूरी कोशिश करता है, जोर देते हुए कि वो सिर्फ हड्डियों का एक बैग है जिसके पास देने के लिए कोई मांस नहीं है। वो मक्खी से विनती करता है, उम्मीद करता है कि वो उसे छोड़ देगी, लेकिन वो पास आती रहती है। सेयुजन उसे एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में देखता है। उसका डर बढ़ता जाता है। अपनी उम्मीद खोते हुए सेयुजन अपने दूसरे हाथ से इधर उधर टटोलता है, खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढते हुए। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसके हाथ में टमाटर के पौधे की टूटी हुई डाली आती है, जिसमें एक फूल भी लगा हुआ था। सेयुजन उस काम चलाओ हथियार को मक्खी की तरफ घुमाता है, सलाह देता है कि उसे उसके बजाय फूल खाना चाहिए। मक्खी उत्सुक होकर टमाटर के फूल को देखती है और सेयुजन चिंतित रहता है जब वो पास आती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि मक्खी असल में फूल का रस पी रही थी। सेयुजन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तभी मक्खी एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ मुस्कुराती है। सेयुजन ने टावर मैनेजर से सवाल किया, पूछते हुए कि क्या वो श्योर हैं कि मक्खियां कार्निवोरस हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर सेयुजन को एक बात समझ आई। उसे एक बहुत ही बुनियादी बात याद आई। मक्खियों को अमृत यानी नेक्टर पसंद होता है। उसने सावधानी से हनी बी के पास जाकर कहा कि अगर वो अभी भी भूखी है तो वहां बहुत सारे दूसरे फूल हैं जिनका वो आनंद ले सकती है। सेयुजन ने उसे जी भरकर खाने के लिए प्रोत्साहित किया और पॉइजन हनी भी खुशी से फूलों की तरफ उड़ गई। सेयुजन मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि जिस चीज से वो शुरू में डरा था वो एक सुखद आश्चर्य निकली। मक्खी की मौजूदगी से उसे अब चेरी टमेटोज को हाथ से पॉलिनेट नहीं करना पड़ेगा। उसकी नजर एक पत्थर के पीछे छिपे रैबिट परिवार पर पड़ी। सेयुजन ने उन्हें एक निंदा भरी नजर से देखा, कहते हुए कि वो सिर्फ अपनी चिंता करते हुए भाग गए थे। उसने सवाल किया कि उनकी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। खरगोश सेयुजन के गुस्से को शांत करने की कोशिश में उससे लिपट गए और एक क्यूट सा बर्ताव करने लगे। सेयुजन ने कहा कि वो उन पर गुस्सा करना बंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, पॉइजन हनी भी अपना खाना खत्म करके वापस आ गई। वो सीधे सेयुजन की तरफ उड़ी, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गया जब तक कि वो पत्थर से टकरा नहीं गया। सेयुजन ने मक्खी से पूछा कि क्या उसका पेट अभी तक नहीं भरा, अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब मक्खी धीरे से उसके पेट पर उतर गई। सेयुजन अपनी टी-शर्ट ठीक करते हुए और थोड़ा स्ट्रेच करते हुए समझ गया कि मक्खी का उसे नुकसान पहुंचाने या डराने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ सोना चाहती थी और सेयुजन को वो सोते हुए भी बहुत क्यूट लगी। लेकिन उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी चिंतित था और सेयुजन ने मक्खी से पूछा कि क्या वो उसे डंक मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। हैरानी की बात यह थी कि खरगोश भी नहीं भागे थे। सेयुजन को एहसास हुआ कि टावर में खोने के बारे में उसकी डायरी में एक और चैप्टर जुड़ने वाला है। आज उसके डंजन के परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। सेयुजन की मक्खी से पहली मुलाकात के कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और टोमेटो की फसल एक बार फिर कटाई के लिए तैयार है। जिस दीवार पर सेयुजन दिनों की संख्या लिखता था, वहां अब 24 अक्षर दिख रहे हैं। हर अक्षर 5 दिनों को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ 120 दिनों से है।
हम देखते हैं कि सियोजुन वाइफ रैबिट के साथ मेहनत से टोमेटोज तोड़ रहा है, जबकि हस्बैंड रैबिट गाजर के पौधों की देखभाल कर रहा है, उन्हें पानी दे रहा है। बेबी रैबिट्स आसपास खेलते रहते हैं। कभी कभी सियोजुन के बहुत पास आकर उसे परेशान करते हैं। वो उन्हें डांटता है और उन्हें कहीं और जाने का निर्देश देता है। बेबी रैबिट्स बेफिक्र होकर भाग जाते हैं और सियोजुन उनके भाई बहनों पर एक नज़र डालता है जो अपने ही खेलकूद में मगन है। उन्हें इतना बेफिक्र देखकर सियोजुन कहता है कि वो बहुत मजे कर रहे हैं। आखिरकार जब तक वो अभी भी छोटे हैं, उन्हें खेलने का आनंद लेना चाहिए। पॉइजन हनी भी सियोजुन के पास आती है, उसके कंधे पर बैठ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने दिन भर का अमृत पी लिया है। सियोजुन सोचता है कि पॉइजन हनी बी के आने और उनके परिवार का हिस्सा बनने के कई हफ्ते बीत चुके हैं। वो उसे बताता है कि जल्द ही लंच टाइम होने वाला है और मक्खी एक्साइटेड लगती है। धीरे से अपना गाल सियोजुन के गाल से रगड़ती है। वो बताता है कि पॉइजन हनी बी ने एक रूटीन बना लिया है। वो सुबह खेत में काम करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है और शाम को वो गुफा के बाहर जंगल में वापस चली जाती है। उसके योगदान की वजह से उसका काम का बोझ काफी कम हो गया है। वो खरगोशों को आवाज देता है, ऐलान करते हुए कि खाने का समय हो गया है, और वो उत्साह से उसकी तरफ दौड़ते हैं। उसे विश्वास है कि पॉइजन हनी भी शायद अपने असली समूह या छत्ते में वापस नहीं जाएगी। शायद उसके पास शुरू से ही कोई नहीं था। चाहे जो भी हो, उसने उनके इस अनोखे परिवार में अपनी जगह बना ली है और उन्होंने उसे खुले दिल से स्वीकार कर लिया है। जब वो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, सियोजुन एक भुना हुआ हरा प्याज का तना पकड़ता है और हनी भी उस पर बैठ जाती है। हाल ही में उसने शहद थूकना शुरू कर दिया है और वो अभी भी वही कर रही है। शहद भुने हुए प्याज पर टपकता है, जिससे हनी ओनियन नाम का एक अनोखा डिश बनता है। ताजे भुने हुए हरे प्याज का स्वाद पॉइजन हनी बी के चिपचिपे और मीठे शहद से और भी बढ़ जाता है। सियोजुन इस कॉम्बिनेशन के पीछे का राज जानते हुए हनी अनियन का एक बाइट लेता है और चिल्लाता है, वाओ, ये बेहद मीठा और स्वादिष्ट है। खरगोश भी उसकी खुशी में शामिल होते हैं जब वो शहद से सने भोजन का आनंद लेते हैं। सियोजुन हनी बी से बातचीत करता है, अपना शुरुआती डर व्यक्त करते हुए जब उसने उसके जहरीले स्वभाव का पता लगाया था, लेकिन वो जल्द ही उसके जीवन पर उसके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है। उसके कारण उसे तुरंत शहद मिल सका और उसने उसकी खेती बढ़ाने में भी मदद की। जुल हनी अनियन का आनंद लेते हुए हनी बी को उसकी अनमोल सहायता के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि कुछ महीनों में वो इतना शहद खा लेगा कि वो जंगल में भालुओं की बराबरी करेगा। अचानक टावर मास्टर से एक मैसेज आता है जो सियोजुन की प्रगति के लिए मास्टर की खुशी व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ने के लिए मुड़ता है, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। कई और दिन बीत जाते हैं और सियोजुन को एहसास होता है कि ब्लू मून जल्द ही आने वाला है। वो पत्थर की दीवार पर लिखे अक्षरों को पढ़ता है, जबकि देवी रैबिट्स अपनी शरारतें जारी रखते हैं और खाना चबाते रहते हैं। सियोजुन आने वाले ब्लू मून के बारे में थोड़ी बेचैनी महसूस करता है। भले ही पिछली घटनाओं के दौरान कुछ बुरा नहीं हुआ है, वो समझता है कि किसी भी पल कुछ भी गलत हो सकता है। इस बार एक सुरक्षित ब्लू मून की उम्मीद करते हुए वो इस तथ्य पर विचार करता है कि उसके खोने का ये 121वां दिन है और ये ब्लू मून के दिन के साथ मेल खाता है जो हर 30 दिन में होता है। सियोजुन प्याज के पत्तों से बना एक बैग लिए हुए है जिसमें चरी टमाटर भरे हैं। वो उन्हें उनके मामूली खाना छिपाने की जगह एक पत्थर के घेरे में रखता है जो हरे प्याज के पत्तों से ढका होता है। सियोजुन ने भी हरे प्याज के पत्तों से बनी एक जैकेट पहनी हुई है और वो कहता है कि इतना खाना काफी होगा, लेकिन उसका ध्यान रैबिट परिवार की तरफ जाता है। हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट अपने बच्चों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। सियोजुन ये भी नोटिस करता है कि खरगोश आज खास तौर पर चिंतित लग रहे हैं क्योंकि ब्लू मून का समय लगभग आ गया है। सियोजुन उन्हें घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है जब वो रैबिट परिवार को एक साथ इकट्ठा होते हुए देखता है। सियोजुन ऐसी कोई चीज नहीं सोच पा रहा था जो उन्हें इतना गंभीर बना दे, लेकिन वो चिंतित या डरे हुए भी नहीं लग रहे थे। सियोजुन खरगोशों से पूछने ही वाला था कि क्या सब ठीक है जब रैबिट कपल अचानक अपने बच्चों को पीछे छोड़कर अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वो अपने घर के अंदर भाग जाते हैं और सियोजुन उनके इस काम से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन रैबिट कपल वापस मुड़ते हैं और अपने बच्चों को हाथ हिलाते हैं। वो ऐसे शब्द कहते हैं जो सियोजुन समझ नहीं पाता और इसके साथ वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं, सियोजुन को शॉक की स्थिति में छोड़कर। उसने जो अभी अभी देखा था वो हैरान था। सियोजुन सवाल करता है कि माता पिता खरगोश अपने छोटे बच्चों को ब्लू मून के दौरान बाहर कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, ब्लू मून इवेंट शुरू हो जाता है। चंद्रमा सूरज को ग्रहण लगा देता है। एक नीली रोशनी छा जाती है जो दुनिया को ढक लेती है। सियोजुन को अपने पीछे से एक खतरनाक जीव की दहाड़ सुनाई देती है, जिससे वो लाजवाब हो जाता है। चिंतित होकर वो धीरे धीरे मुड़ता है एक ऐसा दृश्य देखने के लिए जो उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा।
उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। शोर बढ़ जाता है और भी ऊंची दहाड़ों और गुर्राहटों में बदल जाता है, लेकिन वो किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रहे थे। इस शोर का स्रोत कोई और नहीं बल्कि बेबी रैबिट्स थे। अब वो अपने पहले जैसे प्यारे रूप में नहीं दिख रहे थे। अब उनका एक हैरान कर देने वाला रूपांतरण हो चुका था। वो क्रूर मॉन्स्टर्स में बदल गए थे। स्योजुन चुपचाप विश्वास न करते हुए देखता है जब बेबी रैबिट्स, जो अब विशाल और दानव जैसे हो गए थे, साइज में बढ़ गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनकी आंखें लाल जल रही थीं और उनके पास खतरनाक रूप से तेज पंजे और दांत थे। जैसे ही बेबी रैबिट्स दहाड़ते हैं, स्योजुन खुद को स्थिति की सच्चाई पर सवाल करते हुए पाता है। स्योजुन हैरान और कंफ्यूज्ड होकर चिल्लाता है, ये आखिर हो क्या रहा है? स्थिति को ना समझ पाते हुए वो विश्वास कर लेता है कि उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। लेकिन अचानक एक अजीब मोड़ में कुछ बिल्कुल अनपेक्षित होता है। खरगोशों से एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकलने लगती है, जो अपनी चमक से आंखें चौंधिया देती है। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि सेवजुन को अपनी आंखें बचाने के लिए उन्हें कसकर बंद करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही रोशनी कम होती है, एक उल्लेखनीय रूपांतरण होता है। बेबी रैबिट्स एक अद्भुत एवोल्यूशन से गुजरते हैं, धीरे धीरे बढ़ते और परिपक्व होते, जब तक कि वो अपने माता पिता जैसे नहीं दिखने लगते। उनमें से 4 सफ़ेद खेती करने वाले खरगोशों का रूप ले लेते हैं, जबकि एक अलग ही दिखता है। उसके बाल गहरे काले रंग के होते हैं। जब खरगोश खुशी से इधर उधर कूदते और उछलते हैं, सेवजुन वहाँ खड़ा रहता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, अपने सामने हो रहे इस अविश्वसनीय दृश्य से पूरी तरह से हैरान। शॉक की स्थिति में सेवजुन उनसे पूछता है कि क्या वो अब वयस्क खरगोश बन गए हैं, और खरगोश खुशी से इसकी पुष्टि करते हैं। सेवजुन को अब एहसास होता है कि ये ज़रूर फार्मर रैबिट के विकास चक्र का एक हिस्सा होगा। उनके जन्म के बाद से ये चौथी ब्लू मून की रात है, और सेवजुन सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। अचानक सेवजुन सोचता है कि कैसे उसे लगा था कि खरगोशों के साथ कुछ गड़बड़ है। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है और सिसकने लगता है। ये देखकर खरगोश सभी शॉक्ड और चिंतित हो जाते हैं। काला खरगोश सेवजुन को सांत्वना देने की कोशिश करता है, चाहता है कि वो अब और उदास ना हो। जब सेवजुन ये इशारा देखता है तो उसे एहसास होता है कि खरगोश का स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही है। सेवजुन अभी अभी वयस्क हुए खरगोशों की क्यूटनेस से अभिभूत हो जाता है। वो उदास होना बंद कर देता है और खरगोशों को लिटिल क्यूट थिंग्स कहने लगता है। वो उन्हें रेट्रिब्यूशन किसेस भी देना चाहता है, जिससे दूसरे खरगोश भाग जाते हैं। आखिरकार ब्लू मून गुजर जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड रैबिट दरवाज़ा खोलता है और उसकी पत्नी उसके ठीक पीछे होती है। वे देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इस समय सेवजुन के साथ आग के चारों ओर बैठे हैं। सेवजुन उन्हें हाथ हिलाता है और हस्बैंड रैबिट मुस्कुराना बंद नहीं कर पाता। कपल अपने बच्चों की तरफ दौड़ते हैं और वो उन्हें कसकर गले लगाते हैं। सेवजुन इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को प्यार से देखता है। वो सोचता है कि क्या उसे खरगोशों के लिए तोहफे के रूप में एक कमिंग ऑफ एज फीस्ट तैयार करना चाहिए। लेकिन उसका ध्यान एक खरगोश की तरफ जाता है जो उत्साह से अपना हाथ उठाता है और कुछ कहता है। सेवजुन उसे ध्यान से देखता है और फिर अचानक खरगोश के हाथ में एक बेल्च आ जाता है। खरगोश गर्व से उसे दिखाता है और सेवजुन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि उन सब के पास क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक खरगोश नहीं था, उसके सभी भाई बहनों के पास कुछ न कुछ था। सेवजुन देखता है कि एक खरगोश को एक सिकल और एक बैंडाना मिला है, एक और खरगोश को गाड़ी मिली है और वो खुशी से अपने काले खरगोश भाई को खींच रहा है। एक सफ़ेद खरगोश के पास एक वाटरिंग कैन था और बेलचे वाला खरगोश अपना टूल दिखाने वाला पहला था। खरगोश अपने टूल्स पाकर खुश हैं और प्यार से उन्हें दिखाते हैं, जबकि उनके माता पिता उत्साह से उनके लिए तालियां बजाते हैं। सेवजुन को एहसास होता है कि अभी अभी क्या हुआ है। खरगोश आइटम्स समन कर सकते हैं। वो समझता है कि जब खरगोश वयस्क फार्मर रैबिट्स बन जाते हैं तो उनके पास अपने टूल्स हो सकते हैं, लेकिन सेवजुन उन टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर अचानक गाड़ी वाला सफ़ेद खरगोश गलती से काले खरगोश को गिरा देता है। सेवजुन इस घटना से हैरान होकर सोचता है कि काला खरगोश दूसरों की तरह अपना टूल समन क्यों नहीं कर रहा है। खुद को साबित करने के लिए काला खरगोश अपना टूल समन करता है। सेवजुन की हैरानी का ठिकाना ना रहा। जो टूल प्रकट होता है वो एक विशाल लकड़ी का हथौड़ा है जो साइज में बहुत बड़ा है, खासकर एक खरगोश के लिए। सेवजुन सोचने लगता है कि काले खरगोश के पास इतना अजीब टूल क्यों है जो एक आम खेती के उपकरण जैसा नहीं लगता। लेकिन काला खरगोश थोड़ा सा विरोध दिखाता है, हल्के से ये बताते हुए कि वो कोई मामूली खरगोश नहीं है। सेवजुन खरगोश की इस अलग पहचान को नोटिस करता है।
जबकि वो अपने भाई बहनों को आसानी से सफेद फार्मर रैबिट्स के रूप में पहचान सकता था। ये खास खरगोश अलग था, वो एक वॉरियर ब्लैक रैबिट था। सियोजुन को अपना नाम लेते हुए सुनकर काला खरगोश शरारत से आंख मारता है, जिससे स्थिति में एक रहस्य सा जुड़ जाता है। थोड़ी देर बाद खरगोश खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे भी अपने माता पिता की तरह मेहनत से काम कर रहे हैं और कभी कभी उनसे बेहतर भी काम करते हैं। वाटरिंग कैन वाला खरगोश अपने पिता की पौधों को पानी देने में मदद करता है। सिक्कल वाली अपनी माँ को अपने स्किल से प्रभावित करते हुए तेजी से हरी प्याज काटती है। गाड़ी वाला खरगोश टमाटर ले जाता है, जबकि बेलचे वाला नई फसलों के लिए गड्ढे खोदता है। फिर गाड़ी वाला खरगोश आता है, पके हुए टमाटर से भरी गाड़ी धकेलते हुए, और सियोजुन खरगोश को टमाटर्स को पास के एक धर में रखने का निर्देश देता है। जैसे ही वो खरगोशों का काम देखता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, ये देखते हुए कि एक समय के क्यूट छोटे बच्चे कितने अच्छे से बड़े हो गए हैं। लेकिन सियोजुन नोटिस करता है कि काला वॉरियर रैबिट उसके पास लेटा हुआ है, दुनिया की परवाह किए बिना खुशी से टमाटर चबा रहा है। सियोजुन को एहसास होता है कि इस खास रैबिट के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। उत्सुक होकर वो काले खरगोश से बातचीत शुरू करता है। कहता है कि एक वॉरियर रैबिट के रूप में उसकी भूमिका आमतौर पर लड़ाई करने की होती, लेकिन क्योंकि वो गुफा में है, यहाँ लड़ने के लिए कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। सियोजुन समझता है कि खेत को कोई खतरा न होने के कारण काले खरगोश का कोई साफ उद्देश्य नहीं है। काला खरगोश इस बात को मानता है, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। सियोजुन मानता है कि काले खरगोश का शक्तिशाली हैमर भी खेती के कामों में ज्यादा काम नहीं आएगा, और सोचता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन सियोजुन की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब काला खरगोश उत्साह से एक आइडिया के साथ आता है और जोश से इशारे करता है। काला खरगोश सियोजुन को गुफा के अंदर एक तालाब तक ले जाता है, उत्साह से उसकी तरफ इशारा करते हुए। सियोजुन चिल्लाता है, आइडिया की शानदारता को समझते हुए तालाब में मछली का शिकार करना एक अलग तरह की लड़ाई मानी जा सकती है, और इस तरह काला खरगोश भी एक मददगार तरीके से योगदान दे सकता है। फिर सियोजुन एक प्लान बनाता है। वो तालाब से मछलियों को लुभाने के लिए एक मशाल का इस्तेमाल करेगा, जबकि काला खरगोश उन्हें पकड़ने का जिम्मेदार होगा। सियोजुन काले खरगोश से कहता है कि वो अपने वॉरियर स्किल्स दिखाए, और खरगोश उत्साह से मान जाता है। सियोजुन तालाब के किनारे के पास मशाल लहराता है और अचानक एक पिरान्हा आग की तरफ आकर्षित होकर पानी से बाहर कूद पड़ती है। सियोजुन काले खरगोश से कहता है कि ये उसका चमकने का पल है, और खरगोश अपने शक्तिशाली हैमर के साथ कूदता है। एक शक्तिशाली झटके से काला वॉरियर रैबिट मछली पर वार करता है, उसे हवा में उड़ा देता है। मछली गुफा की दीवार से एक जबरदस्त टक्कर के साथ टकराती है, जिससे सियोजुन परिणाम से हैरान रह जाता है। वो देखता है कि कैसे काले खरगोश के हमले ने मछली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उसे कीमा बना दिया। मछली का मांस हर दिशा में बिखर जाता है और सिर्फ सिर और हड्डियां ही बचती हैं। काला खरगोश वापस मुड़ता है, सियोजुन को थम्स अप देता है, उस गड़बड़ी से अनजान जो उसने मचा दी है। सियोजुन इस परिणाम से पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, और उसका रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है। बाद में जब वो रात के खाने में मछली पेश करता है, तो ये मूड खराब कर देता है। डिनर टेबल पर एक निराशा का माहौल छा जाता है, और सियोजुन और काला खरगोश दोनों निराश महसूस करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे खरगोश भी ऐसी हालत में मछली खाने से बहुत खुश नहीं होते। सियोजुन काले खरगोश को सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वो प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाएगा। वो खरगोश को उदास ना होने के लिए कहता है और खाने का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। धीरे धीरे सभी खरगोश अपनी भूमिकाओं में ढलने लगते हैं, जिसमें काला वॉरियर रैबिट भी शामिल है, जो मछली पकड़ने में और भी निपुण हो जाता है। अपनी शुरुआती असफलता के बाद वो अब सिर्फ अपने हाथों से तेजी से मछली पकड़ सकता है, और सियोजुन उसका हौसला बढ़ाता है। दूसरे खरगोश भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और सब कुछ ठीक से चल रहा है। एक और दिन उगता है और ये 25वां दिन है। सीड स्टोर खोलने का 1 महीने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, और सियोजुन को एक्साइटमेंट का एहसास होता है जब वो स्टोर को एक बार फिर खुलते हुए देखता है। वो उत्सुकता से सोचता है कि इस बार किस प्रकार की फसलें उपलब्ध होंगी और उसे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। सिस्टम विंडो सियोजुन के सामने प्रकट होती है, उसे बताते हुए कि उसके वर्तमान लेवल पर आज 3 अलग अलग प्रकार के बीज बेचे जा रहे हैं, लेकिन वो उनमें से सिर्फ एक ही खरीद सकता है। उसे दिए गए ऑप्शंस इस प्रकार हैं: 50 मीठे कद्दू के बीज 1 टावर कॉइन में, 10 तरबूज के बीज 5 टावर कॉइन्स में, और 200 मोम जैसे मक्के के बीज 0.5 टावर कॉइन में। इस बार बीजों की लिस्ट देखकर सियोजुन हक्का बक्का रह जाता है, ये नोट करते हुए कि पिछली बार के मुकाबले कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उसे एहसास होता है कि पिछली बार गाजर के बीज खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 0.9 टावर कॉइन्स बचे हैं। इस रकम से सियोजुन सिर्फ वैक्सीकॉन के बीज ही खरीद सकता है। वो सोचता है कि अगर बीजों की कीमतें बढ़ती रहीं तो वो क्या करेगा। चिंताएं उसके मन में भर जाती हैं, क्योंकि उसे डर है कि अगली बार जब सीड स्टोर खुलेगा तो उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। इसके अलावा उसे इस जगह पर और पैसे कमाने का कोई साधन ना होने के कारण फंसा हुआ महसूस होता है।
सियोजुन को याद आता है कि टावर के अंदर वो टावर कॉइन्स हासिल करने के 3 तरीके थे। पहला तरीका एक फ्लोर क्लियर करने के लिए रिवॉर्ड प्राप्त करना था, लेकिन वो रिवॉर्ड सिर्फ एक बार फर्स्ट क्लियर बोनस के रूप में दिए जाते थे और हंटर्स इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाते थे। दूसरा तरीका मॉन्स्टर्स का शिकार करना और उनके शरीर के हिस्सों को बेचना था। मॉन्स्टर पार्ट्स को घूमने वाले व्यापारियों या फर्स्ट फ्लोर पर स्टोर में बेचा जा सकता था और ये हंटर्स के लिए पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका था। वे लगातार मुनाफा कमाने के लिए इन हिस्सों को बेचते रह सकते थे। एक और तरीका क्वेस्ट्स पूरा करना और उनके लिए रिवॉर्ड्स प्राप्त करना था, लेकिन ये ज़्यादा अनिश्चित था। रिवॉर्ड्स बहुत अलग अलग होते थे, इसलिए ये जानना मुश्किल था कि कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। सियोजुन अपनी स्थिति के बारे में सोचता है। 2 ऑप्शंस उसके लिए संभव नहीं थे। वो टावर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए फ्लोर्स क्लियर करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब था कि पैसे कमाने का एक ही तरीका था, टावर मैनेजर द्वारा दिए गए क्वेस्ट्स पूरे करना। सियोजुन टावर मैनेजर को आवाज़ देता है, पूछते हुए कि क्या वो उसे सुन सकता है। वो अब क्वेस्ट्स पूरे करने के लिए टावर कॉइन्स से रिवॉर्ड देने का अनुरोध करता है। टावर मैनेजर जवाब देता है, कहते हुए कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सियोजुन का क्या मतलब है, लेकिन वो वादा करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे वो सब देगा जो उसने मांगा है। सियोजुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। टावर मैनेजर को टावर कॉइन्स के बारे में पता नहीं लगता और कहता है कि वो उसे तब देगा जब वो बड़ा हो जाएगा। सियोजुन फिर पूछता है कि उसे कब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उसे बड़ा नहीं मान लिया जाता। टावर मैनेजर कहता है कि उसे कम से कम 300 साल का होना चाहिए। सियोजुन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टावर मैनेजर के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है, सवाल करते हुए कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जोर देकर कहता है कि उसे उन सभी टावर कॉइन्स का रिकॉर्ड रखना होगा जो उसे मिलने वाले हैं और इस जानकारी को अपने भविष्य के बच्चों तक पहुंचाना होगा। सियोजुन एक श्रृंखला की कल्पना करता है जो 300 साल तक चलेगी, जिसमें उसके 7वीं पीढ़ी के पोते पोतियां आखिरकार उसकी तरफ से टावर कॉइन्स प्राप्त करेंगे। वो मैनेजर के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करता है क्योंकि इस शर्त से उसके पास अपने बच्चे होने का भी कोई मौका नहीं बचता। लेकिन टावर मैनेजर सियोजुन के गुस्से पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और मैसेज विंडोज अचानक गायब हो जाती हैं, बातचीत जारी रखने में अपनी अरुचि दिखाते हुए। सियोजुन को एहसास होता है कि गुस्सा करने से उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसके बजाय वो वर्तमान में वो क्या कर सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है ताकि आराम से जीने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सके। सियोजुन समझता है कि वो इस समय सिर्फ वैक्सीकॉन के बीज ही खरीद सकता है और उसे विश्वास है कि ये एक अच्छा विकल्प है। मकाई को उबालकर या भूनकर खाने पर स्वादिष्ट हो सकती है और सियोजुन इसे आटे में पीसकर ब्रेड जैसा कुछ बनाने पर भी विचार करता है, हालांकि वो श्योर नहीं है कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं। सियोजुन बीजों को खरीदने का फैसला करता है और 125वें दिन वो वैक्सीकॉन के बीज बोने के लिए और फिर उन्हें सीखने के लिए अपने छोटे से खेत की तरफ जाता है। अपने इरादे पर कायम रहते हुए सियोजुन मकाई के बीज खरीदने को ऑप्शन चुनता है। सिस्टम उसकी 200 वैक्सीकॉन बीजों की खरीदारी को कंफर्म करता है। उसके सीड बैंक अकाउंट से 0.5 टावर कॉइन्स काट लेता है। इसके अलावा सियोजुन ने 5 सीड माइल्स कमाए हैं, जिनका इस्तेमाल वो भविष्य में सीड स्टोर को लेवल अप करने के लिए कर सकता है। एक नया कूल डाउन पीरियड शुरू होता है और सिस्टम सियोजुन को बताता है कि वो 30 दिन बाद फिर से सीड स्टोर को एक्सेस कर पाएगा। इसी बीच मकाई के बीजों से भरा एक कपड़े का पाउच सियोजुन के हाथ में उतर आता है। वो पाउच खोलता है और मुट्ठी भर बीज निकालकर हस्बैंड रैबिट को दिखाता है। सियोजुन बीजों पर उसकी राय पूछता है, ये सोचते हुए कि क्या वो अच्छे दिख रहे हैं। हस्बैंड रैबिट हाँ में सिर हिलाता है कि वो सच में अच्छी क्वालिटी के हैं। सियोजुन सुझाव देता है कि उन्हें अपना काम शुरू करना चाहिए और सभी खरगोश खुशी से उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सियोजुन खुद को रोकता है और सुझाव देता है कि उन्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो मछली को भूनते हैं और साइड डिश के रूप में टमेटोज का आनंद लेते हैं। आखिरकार सियोजुन की भूख शांत होती है और वो कहता है कि वो और नहीं खा सकता। वो बची हुई मछली को सुखाकर बाद के लिए स्टोर करने का फैसला करता है। खरगोशों का पेट भी भर गया था और वो सियोजुन के साथ आग के पास रिलैक्स करते हैं। अचानक पॉइजन हनी भी सियोजुन के पास आती है और वो गर्मी से उसका स्वागत करता है। वो पूछता है कि क्या उसका अपने घर वापस जाने के बजाय गुफा में रहना ठीक है। हनी भी मुस्कुराती है और प्यार से अपना गाल सियोजुन के गाल से रगड़ती है, ये इशारा करते हुए कि उसका यहाँ परमानेंटली रहना ठीक है। सियोजुन इससे बहुत खुश होता है, लेकिन तभी हनी बी के एंटेनास कुछ महसूस करते हैं और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो ऊपर उड़ती है और एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रवेश द्वार का सामना करती है। काला वॉरियर रैबिट भी अपने हथौड़े के साथ तैयार हो जाता है, एक घुसपैठिए की मौजूदगी को महसूस करते हुए। सियोजुन हरकत को नोटिस करता है और चिल्लाता है कि वहां जरूर कोई है। काला वॉरियर रैबिट घुसपैठिए के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है और घुसपैठिए जवाब देता है, सबसे कहते हुए कि वो उसे गलत ना समझे। वो साफ करता है कि वो कोई बेशरम बिल्ली नहीं है जो उनका खाना चुराने आई है। सियोजुन इस बात से हक्का बक्का रह जाता है कि घुसपैठिया एक बोलने वाली बिल्ली है और सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। काला रैबिट और पॉइजन हनी बी लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरे खरगोश डरे हुए हैं। सियोजुन बिल्ली से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है और बिल्ली नीचे कूदती है और उसके सामने उतरती है।
बिल्ली ने एक चोगा पहना हुआ है और एक छोटा सा बैग लिए हुए है। वो खड़ा होता है और हाथ मिलाने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाता है। बिल्ली पूछती है कि क्या सियोजन ही कस्टमर पार्क सेजन है, और अपना परिचय ट्रैवलिंग मर्चेंट थियो के रूप में देता है। लेकिन सियोजन एक बोलने वाली बिल्ली को देखकर कंफ्यूज था। उसके पीछे काला वॉरियर रैबिट अभी भी बिल्ली पर शक कर रहा है। लेकिन सियोजन को याद आता है कि उसने सुना था कि कभी कभी लोग टावर पर चढ़ते समय ट्रैवलिंग मर्चेंट से मिलते हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मर्चेंट एक बिल्ली होगा। सियोजन को बिल्ली मर्चेंट काफी प्यारा लगता है। उसकी बड़ी चमकती आंखें, नरम और गोल-मटोल गाल और उसके आगे बढ़े हाथ के जली लाइक पंजे। सियोजन उन जली पॉज को अपने ऊपर मसलते हुए कल्पना किए बिना नहीं रह पाता, और एक बिल्ली प्रेमी होने के नाते वो एक्साइटेड महसूस करता है। जैसे ही बिल्ली मर्चेंट सियोजन से बात करने की कोशिश करती है, वो उसके सामने कूल और कॉन्फिडेंट एक्ट करने की कोशिश करता है। सियोजन मर्चेंट से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। थियो समझाता है कि उसने सुना था कि एक नए रुकी ने सीड स्टोर में ट्रांजैक्शंस किए हैं और वो यहाँ सियोजन से मिलने और उसके साथ कुछ डील्स करने आया है। सियोजन डील्स के बारे में क्यूरियस है और थियो से और जानकारी मांगता है। थियो अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढता है और समझाना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ दिखा पाता, उसका पेट जोर से गुर्राता है, जिससे वो नर्वस हो जाता है। वो सियोजन से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि उसने उस दिन कुछ नहीं खाया था और इसलिए उसने एक कस्टमर के सामने एक शर्मिंदगी वाली छवि दिखा दी। थियो इस घबराहट में हंसता है, जबकि सेओजुन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक सेओजुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद इस बिल्ली मर्चेंट का फायदा उठाने का कोई प्लान। सेओजुन एक खुशनुमा मुस्कान के साथ उसे एक भुनी हुई मछली ऑफर करता है। मछली को देखते ही थियो इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से जोर से मीयू निकल जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, मुंह से लार टपकने लगती है और कान फड़कने लगते हैं जब वो उस स्वादिष्ट भुनी हुई मछली को देखता है। सेओजुन जोर देकर कहता है कि थियो को ये ऑफर ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन थियो अपनी भूख पर काबू पा लेता है और सेओजुन से कहता है कि वो ठीक है, क्यों नहीं, वो एक कस्टमर का खाना नहीं छू सकता। सेओजुन थियो के जवाब से थोड़ा हैरान होता है और बिल्ली मर्चेंट को एक बार फिर मनाने की कोशिश करता है। वो थियो से पूछता है कि क्या वो सच में मछली नहीं खाना चाहता, नरम भुने हुए मांस की ना रोक पाने वाली खुशबू के बारे में बताते हुए और इस बात पर जोर देते हुए कि इसमें वही फिशी फ्लेवर है जिसे बिल्लियां मना नहीं कर सकती। थियो का कंधा पकड़कर सेओजुन कहता है कि साफ दिख रहा है कि थियो इसे खाना चाहता है और वो इसे ले सकता है। जैसे जैसे सेओजुन उसे और मनाता है, थियो की लार टपकना बंद नहीं होती। वो पूरी कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन आखिरकार लालच के आगे हार मान लेता है। वो बहुत सारा खाता है और आखिरकार पेट भरने का एहसास होता है, खुशी से लेट जाता है और हाथ में मछली का कांटा पकड़े होता है। सेओजुन आग ठीक करते हुए कहता है कि थियो सच में बहुत भूखा होगा क्योंकि उसने पूरी मछली खा ली। थियो दिल से सेओजुन को धन्यवाद देता है, इस दावत के लिए आभारी महसूस करते हुए, और सोचता है कि वो इसका एहसान कैसे चुकाएगा। सेओजुन मुस्कुराता है, कहते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और उसे ही शुक्रिया करना चाहिए, ये देखते हुए कि थियो उससे मिलने इतनी दूर आया था। फिर जैसे ही थियो उस डील के बारे में बात करने वाला था जिसका उसने पहले जिक्र किया था, सेओजुन अचानक उससे 0.5 टावर कॉइन्स मांग लेता है। कंफ्यूज्ड होकर थियो इस बारे में पूछता है और सेओजुन शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कहते हुए कि जो भुनी हुई मछली उसने अभी खाई उसके पैसे उसे देने होंगे। थियो घबरा जाता है और शौक में सेओजुन से पूछता है कि क्या मछली फ्री नहीं थी। सेओजुन जवाब देता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, और क्योंकि थियो एक डील करने आया था, उसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कस्टमर की मछली खाकर भाग जाएगा। थियो और भी नर्वस हो जाता है जब वो देखता है कि काला खरगोश और पॉइजन हनी भी अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े हैं, जबकि खेती करने वाले खरगोश भी थियो का सामना करने के लिए तैयार थे अगर वो बिना पे किए भागने की कोशिश करते। आंखों में आंसू लिए थियो मजबूरी में 0.5 टावर कॉइन सेओजुन को दे देता है और सेओजुन उसे धन्यवाद देता है। फिर हम देखते हैं कि बिल्ली निराश है, सेओजुन के पास घुटनों के बल बैठी है और सेओजुन खुश है क्योंकि आखिरकार उसने कुछ टावर कॉइन्स कमा लिए थे। फिर हम देखते हैं कि बिल्ली रो रही है और सोच रही है कि वो एक कस्टमर से पैसे कमाने आया था, लेकिन उल्टा उसे ही पैसे देने पड़ गए और उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही घाटे में चला गया है। लेकिन वो अपने इमोशंस पर काबू पाता है और हार न मानने का फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो अपने सारे आइटम्स यहीं बेचेगा। थियो जोर से ऐलान करता है कि अब उसकी बारी है और सेओजुन से उसके आइटम्स को जांचने के लिए अनुरोध करता है। वो कपड़े का बैग खोलता है और उसमें रखे लग्जरी आइटम्स दिखाता है। बड़े गर्व के साथ थियो कपड़े पर रखे 3 आइटम्स दिखाता है। हर एक की कीमत एक इन्फॉर्मेशन विंडो पर दिखाई देती है। पहला आइटम एक टम्बलर था जिसकी कीमत 5 टावर कॉइन्स थी। उसके बाद एक मिनी फैन भी 5 टावर कॉइन्स का था और आखिर में उसी कीमत का एक पोर्टेबल हैंड वार्मर। आइटम्स को देखकर सेओजुन पूछता है कि क्या ये आइटम्स टावर के बाहर से हैं, और बिल्ली गर्व से कहती है कि हाँ बिल्कुल। थियो आइटम्स के बारे में बताना शुरू करता है, कहते हुए कि टम्बलर में प्रिजर्वेशन मैजिक है जो अंदर रखी चीज़ों का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, चाहे गर्म हो या ठंडा। फिर वो मिनी फैन के विंड मैजिक एन्चार्टमेंट पर रोशनी डालता है, ये दिखाते हुए कि बटन्स दबाने पर ये कैसे ठंडी हवा देता है।
सियोजुन अविश्वास से थियो को घूरता है और उसे बीच में रोकने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि वो जो आइटम्स बेच रहा है वो असल में कचरा है। ये सुनते ही थियो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सियोजुन पर चिल्लाया और पूछा कि वो क्या बकवास कर रहा है। उसने जोर देकर कहा कि ये सारे आइटम्स टावर के बाहर से हैं और कोई इनकी वैल्यू कैसे नहीं पहचान सकता। उसने बताया कि इन आइटम्स को जमा करने में उसने कितनी मेहनत की है। सियोजुन ने शांति से थियो को समझाया कि वो भी टावर के बाहर से ही है, और ये सुनकर थियो पर जैसे आसमान टूट पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। सियोजुन ने सब्र से समझाया कि जिन आइटम्स को थियो बेचने की कोशिश कर रहा है उनमें कोई मैजिक नहीं है। टम्बलर बस बाहर की हवा से कांटेक्ट रोककर गर्मी को अंदर बाहर आने से रोकता है, और पोर्टेबल फैन और हैंड वार्मर बैटरीज पर चलते हैं। अगर उन्हें कुछ ही घंटे इस्तेमाल किया गया तो उनकी बैटरीज खत्म हो जाएंगी। सियोजुन ने फैन के बटन्स दबाए, उसकी कम होती पावर दिखाते हुए, जिससे थियो और भी निराश हो गया। अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थियो ने सियोजुन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उसने जोर देकर कहा कि जिस इंसान ने उसे ये आइटम्स बेचे थे उसने दावा किया था कि इनके अंदर मैजिक है, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से फैन रुकने ही वाला था, और सियोजुन ने इस बात की तरफ थियो का ध्यान दिलाया। फ्रस्ट्रेटेड होकर थियो ने फैन को दोबारा चालू करने की कोशिश में उस पर हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन सियोजुन ने उसे तसल्ली दी कि सच में जिस इंसान से उसने ये सामान खरीदा था उसने उसके साथ धोखा किया है। थियो और भी ज्यादा डिप्रेस हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ इतना बुरा कर सकता है। फिर थियो जोर जोर से रोने लगा, कहते हुए कि वो बेचने वाला एक बुरा गॉब्लिन था, और फ्रस्ट्रेशन में जमीन पीटने लगा। सियोजुन को थियो के लिए बुरा लगा और उसने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे पूछते हुए कि आखिर हुआ क्या था। दुखी बिल्ली मर्चेंट ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने समझाया कि वो टावर के 75th फ्लोर से है, जो टावर के न्यूट्रल जोन्स में से एक था। लंबे समय से वो मेरिल नाम की एक बिल्ली से प्यार करता था, जो उनके ग्रेनर विलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। आखिरकार एक दिन उसने सबके सामने उसे प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई। जब गांव वाले उसका हौसला बढ़ा रहे थे, थियो ने मेरिल से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और उसे डेट करने के लिए पूछा। उसने उसे मछलियों का एक गुलदस्ता बिकेट भी दिया, कुछ ऐसा जो उसे लगा कि वो पसंद करेगी। लेकिन मेरिल ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और थियो के दिए उस मामूली से बुके पर अपनी नफरत जाहिर की। उसने थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया, कहते हुए कि सस्ती चावल वाली मछली की बदबू से उसे घिन आती है। इस बात से थियो को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने उन भुनी हुई राइस फिश को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगने वाला था। तभी कोई आगे बढ़ा और थियो से कहा कि वो अपनी औकात में रहे, ये पूछते हुए कि उसकी मेरिल को जीतने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही थियो पीछे मुड़ा, उसने ऑरेन को देखा, जो गांव की सबसे अमीर बिल्ली का बेटा था। ऑरेन ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और गिफ्ट के तौर पर एक बड़ी खूबसूरत मछली लाया था। ऑरेन थियो पर हंसा, उसका मजाक उड़ाते हुए कि उसने एक लड़की को इतनी लो ग्रेड राइस फिश दी। उसने सुझाव दिया कि थियो को कम से कम गिफ्ट के रूप में एक हाई क्वालिटी सामन लाना चाहिए था, और इसके साथ ही ऑरेन ने वो सामन मेरिल को पेश कर दिया। मेरिल उसे देखकर खुश लग रही थी। घबराया हुआ थियो हकलाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरिल को ग्रीजी फूड पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसे वजन बढ़ने से डर लगता है। लेकिन मेरिल ने खुद ही बोल दिया और कहा कि मछली सच में बहुत खूबसूरत है। शॉक्ड और टूटे दिल के साथ उसने वो शब्द सुने। ऑरेन ने अपना हाथ मेरिल के कंधे पर रखा हुआ था और उसे सैमन का ठीक से आनंद लेने के लिए अपने घर ले जा रहा था, और वो उसके साथ जाने के लिए खुश लग रही थी। थियो ने उम्मीद खोते हुए मेरिल से रुकने की विनती की। उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नज़र में ये एक दिल तोड़ देने वाली कहानी के सीन जैसा था। उसने खुद को प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखा, गरीब लेकिन हैंडसम बिल्ली, जबकि जिस औरत से वो प्यार करता था उसे एक अमीर आशिक उड़ाकर ले जा रहा था। थियो ने अपना दिल खोल कर रख दिया, उन पलों को याद करते हुए जो उन्होंने साथ बिताए थे और जो यादें उन्होंने साथ बनाई थीं। लेकिन मेरिल ने बेरुखी से उसकी फीलिंग्स को खारिज कर दिया, उससे कहते हुए कि वो हद से आगे ना बढ़े। उसने दावा किया कि उसने उस पर सिर्फ शिष्टाचार के नाते मुस्कुराई थी और उसने गहरे रिश्ते की कल्पना कर ली थी। उसने बेरहमी से कहा कि उसे सस्ती चावल वाली मछली जैसी महकने वाली गरीब बिल्लियों से सबसे ज्यादा नफरत है, सीधे थियो की तरफ इशारा करते हुए। पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। थियो की दुनिया उसके चारों तरफ बिखर चुकी थी और वो निराशा के अंधेरे में डूब गया। मेरिल को शहर की सबसे अमीर बिल्ली का बेटा ओरेन अपने साथ ले गया और थियो रोता हुआ वहां से भाग गया। उसने अपना गांव छोड़कर एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बनने का फैसला किया, इस इरादे के साथ कि वो एक दिन अमीर बनेगा और अपना बदला लेगा। उसने कसम खाई कि वो अपनी हालत से ऊपर उठेगा। जब थियो ने सियोजुन और खरगोशों को अपनी कहानी का पहला हिस्सा सुनाया तो वो उसके लिए चिंतित और दुखी हो गए। खासकर सियोजुन को थियो को धोखा देने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। थियो ने समझाया कि उसने जरूरी कार्रवाई पूरी की थी और अपने जिंदगी भर की कमाई 50 टावर कॉइन्स खर्च करके अपना ट्रैवलिंग मर्चेंट लाइसेंस और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे।
उसने बचे हुए 5 टावर कॉइन्स का इस्तेमाल किसी फेरी वाले या पेडलर से कुछ खरीद कर उसे दोबारा बेचने के लिए करने का प्लान बनाया था, लेकिन तभी स्कैरम ने उसके साथ धोखा कर दिया। थियो ने याद किया कि कैसे स्कैरम, एक गोब्लिन, उसके पास आया था और पूछा था कि क्या वो एक नया घूमने वाला मर्चेंट है। स्कैरम ने थियो को अपना नाम बताया और उसे जानकारी देने का ऑफर किया। भोलेपन में स्कैरम पर विश्वास करके थियो उसके साथ इनमें बातें करने लगा। स्कैरम ने उसे टावर के बाहर के आइटम्स के बारे में बताया, दावा करते हुए कि वो बहुत कीमती हैं और ऊपर के फ्लोर्स पर उनका अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जहां के जीव ऐसी चीजें शौक से इकट्ठा करते हैं। थियो को हैरानी हुई कि स्कैरम ये कीमती आइटम्स इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रहा है, और स्कैरम ने जवाब दिया कि एक सीनियर मर्चेंट की तरफ से एक जूनियर को ट्रेन करने का नेक काम है। इस बात पर यकीन करके थियो ने जल्दी से वो आइटम्स खरीद लिए, इस उम्मीद में कि वो उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच पाएगा। स्कैरम ने थियो को एक बोनस भी दिया, एक कागज का टुकड़ा जिस पर एक सीड स्टोर के नए यूजर की लोकेशन का नक्शा था। स्कैरम ने थियो से कहा कि वो इस नए सदस्य से अच्छा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन थियो को जल्दी एहसास हुआ कि वो जानकारी भी कोई सच्चा बोनस नहीं थी। अफसोस के साथ उसने अपने सारे बचे हुए पैसे स्कैरम को दे दिए और बड़ी उम्मीदों के साथ वो आइटम्स खरीद लिए। वो रास्ते में खुद भूखा रहते हुए अपने सफर पर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि उसे बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं और वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा। जब थियो ये सब सुयोजन को बता रहा था तो वो काफी उदास हो गया और रोते हुए जमीन पर लुढ़कने लगा। उसने अफसोस जताया कि सारे आइटम्स कचरा निकले और कस्टमर ने उसे मछली का लालच देकर उसके बचे हुए पैसे भी ले लिए। वो रोते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं है। शुरू में सुयोजन ने सोचा कि थियो काफी भोला है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। उसे कुछ ऐसा याद आया जो उसे टावर कॉइन्स कमाने में मदद कर सकता था। सुयोजन मुस्कुराया और थियो को शांत होने को कहा, उसे खुश करने के लिए कुछ भुनी हुई मछली ऑफर करते हुए। लेकिन थियो अपने पिछले अनुभव से सीखकर शक करने लगा कि सुयोजन बाद में उससे मछली के पैसे मांगेगा। उसने मना कर दिया, कहते हुए कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि एक ही धोखे में 2 बार फंसे। सुयोजन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो सच में उसे ये फ्री में देना चाहता है, यहाँ तक कि थियो ने जो पहले 5 मछलियां खाई थीं उन्हें भी वो एक दावत मान रहा है। थियो उम्मीद भरी आंखों से सुयोजन को देखता है, पूछते हुए कि क्या वो सच कह रहा है, लेकिन सुयोजन साफ कर देता है कि यह मेहरबानी बिना शर्त के नहीं है। वो थियो से पूछता है कि क्या वो बदले में उसके साथ काम करने को तैयार होगा। सुयोजन मुस्कुराता है और थियो से उसके विचार पूछता है। उसी पल सुयोजन अपनी डायरी में एक और चैप्टर जोड़ता है, आज मैं एक पार्टनर से मिला जो थोड़ा भोला है। फिर हम देखते हैं कि सुयोजन थियो से पूछ रहा है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगा। सुयोजन को विश्वास है कि थियो मान जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि थियो बहुत भोला है। थियो शॉक्ड है और सुयोजन से पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है, क्या वो सच में चाहता है कि वो साथ में काम करें। सुयोजन अपने बात साफ करते हुए कहता है कि उसे अपना सामान बेचने के लिए एक अच्छे मर्चेंट की जरूरत है, लेकिन थियो को सुयोजन पर यकीन नहीं होता। अपने कान झुकाए हुए वो खुद को एक नूब मानता है जो बिल्कुल बेकार है, लेकिन सुयोजन थियो से कहता है कि गलतियां करने के बावजूद उसमें अभी भी एक अच्छे मर्चेंट वाले कुछ गुण हैं। फिर सुयोजन शरारत से मुस्कुराता है और समझाता है कि थियो की कहानी ने उसके दिल को छू लिया और इसीलिए वो उसके साथ बिजनेस पार्टनर्स बनना चाहता है। हैरान होकर थियो इस बिजनेस पार्टनर डील की और डिटेल्स का इंतजार करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि सुयोजन कुछ समझाता, वो खरगोशों को मर्चेंट की मेहमान नवाजी करने का इशारा करता है। हस्बैंड और वाइफ रैबिट मिलकर प्याज के पत्तों से कुर्सियां बनाते हैं और एक छतरी लगा देते हैं, जिससे बिल्कुल बीच जैसा माहौल बन जाता है। उन्होंने टोमेटो के फूलों से बने हार भी पहने हुए थे। सुयोजन प्याज के पत्तों से बनी बोतल से पीते हुए उस पल का आनंद लेता है। खरगोश उन्हें पंखा झल रहे थे, जिससे एक आरामदायक अनुभव मिल रहा था। सुयोजन फिर वही बात दोहराता है जो थियो में उसे अपनी लाचारी के बारे में बताई थी, एक धोखेबाज मर्चेंट से डील करना और धोखा खाना। वो समझाता है कि थियो के पास दोबारा बेचने के लिए सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। सुयोजन उत्साह से एक बिजनेस पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखता है, एक ऐसी स्थिति का सुझाव देते हुए जिसमें दोनों का फायदा हो। सुयोजन थियो को अपने प्रोडक्ट्स देने को ऑफर करता है जिसे थियो दूसरे लोगों को बेच सकता है। बदले में सुयोजन को एक परसेंटेज मिलेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि थियो कितना सामान बेचता है। थियो इंसेंटिव के बारे में पूछता है और सुयोजन समझाता है कि थियो को सामान मार्क्ड प्राइस से ज्यादा में बेचना होगा। थियो जितना ज्यादा में बेचेगा, इंसेंटिव उतना ही बेहतर होगा। सुयोजन को थियो की काबिलियत पर विश्वास था, इसलिए वो सेलिंग प्राइस पर 35% इंसेंटिव का ऑफर करता है। इसी बीच काला खरगोश एक मछली भूनने की कोशिश कर रहा था। ये ऑफर सुनकर थियो को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि 35% इंसेंटिव बहुत कम है। उसे लगता है कि शर्तें उसके अनुकूल नहीं है। वो गुस्से में अपने ग्लास से पीता है, ये सोचते हुए कि सुयोजन ने उसे बेवकूफ समझा है। वो धोखा खाने से मना कर देता है, लेकिन इससे पहले कि थियो अपना फैसला बता पाता, सुयोजन के पास उसे बताने के लिए एक और जरूरी चीज थी। सबसे जरूरी हिस्सा,
सियोजन खरगोशों को कुछ लाने के लिए कहता है और हम उन्हें बहुत सारी स्वादिष्ट भुनी हुई मछलियों के साथ लौटते हुए देखते हैं। सियोजन बताता है कि सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं बल्कि वो थियो को हर हफ्ते 10 मछलियां या उनके बराबर कॉइन्स भी देगा। इस ऑफर से थियो बिल्कुल हैरान रह जाता है। सियोजन समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें हैं। थियो के मुंह में पानी भर जाता है जब वो सियोजन से पूछता है कि क्या वो भुनी हुई मछलियों के बारे में सीरियस है। सियोजन फिर पूछता है कि क्या थियो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, लेकिन थियो आसानी से नहीं मानता। उसे मैरिल और स्कैरम जैसे पिछले धोखे याद आते हैं। वो जानता है कि दोबारा धोखा खाने से बचने के लिए उसे होशियार रहना होगा, लेकिन मछलियों का लालच रोकना मुश्किल था। थियो अपने मुंह से लार साफ करता है और कहता है कि अगर सियोजन उसे हफ्ते में 20 मछलियां ऑफर करे तो वो इस बारे में सोचेगा। सियोजन चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लिए कहता है कि थियो काफी मनाने वाला है। वो थियो से कहता है कि वो दयालु महसूस कर रहा है और उसकी मांग को मानने के अलावा वो 5 और मछलियां जोड़ देगा। अपने सामने 25 भुनी हुई मछलियों का ढेर देखकर थियो शॉक्ड हो जाता है और उसकी लाट टपकती रहती है। फिर सियोजन कॉन्ट्रैक्ट में एक और बोनस जोड़ देता है। जब तक थियो सियोजन के साथ काम कर रहा है वो जितनी चाहे उतनी मछलियां खा सकता है। सियोजन एक बार फिर शर्तें दोहराता है और थियो को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो एक्साइटमेंट से भर जाता है, पिछले सारे शक या चिंताएं भूल जाता है। सियोजन पूछता है कि क्या थियो के पास कागज का टुकड़ा है और थियो जल्दी से एक ला कर देता है। सियोजन कागज लेता है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखता है और पार्टी ए के रूप में उस पर साइन करता है। थियो कागज पर अपना पंजा रखता है जो पार्टी बी को दर्शाता है। सियोजन ऐलान करता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है। थियो को एहसास होता है कि वो इतना खुश था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। वो हैरान रह जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट हवा में ऊपर उठकर गायब हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनल हो चुका था और टावर द्वारा एक समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तभी एक इन्फॉर्मेशन विंडो सामने आती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स दिख रही थी। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि ये एक लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है जो फौरन शुरू हो रहा है। थियो अब पूरी जिंदगी सियोजून के प्रोडक्ट्स बेचने और उसका प्रॉफिट वापस लाने के लिए जिम्मेदार होगा। मुआवजा वही था जैसा पहले बताया गया था, हर हफ्ते 25 भुनी हुई मछलियां या कॉइन्स में उतनी ही कीमत और उसके साथ सेल्स का 35% एक्स्ट्रा इंसेंटिव। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल क्लॉजेस भी थे। शुरुआती डील के हिस्से के रूप में सियोजून थियो को बेचने के लिए अपनी फसलें देगा। अगर एक महीने में सेल्स अमाउंट 5 टावर कॉइन्स से नीचे जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। थियो से उम्मीद की जाती थी कि वो फसलों को मार्क्ड प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेचेगा। उसे सियोजून की इजाजत के बिना कोई और कॉन्ट्रैक्ट करने से भी मना किया गया था। आखिरी शर्त यह थी कि सामान बेचते वक्त थियो को बिल्ली जैसा एक्सेंट इस्तेमाल करना होगा जिससे इस पूरे अरेंजमेंट को एक यूनिक टच मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर सियोजून बहुत खुश था। वो जानता था कि ये टावर के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ थियो का दिल बैठ गया था। वो सोच रहा था कि उसने अपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तों के लिए हाँ क्यों कर दी। थियो से रहा नहीं गया और उसने सियोजून से चौथी शर्त के बारे में पूछा, खासकर बिल्ली वाले एक्सेंट के बारे में। उसे अपने गांव का एक्सेंट इस्तेमाल करना काफी शर्मिंदगी वाला लग रहा था। सियोजून हंसा और उसे यकीन दिलाया कि वक्त आने पर वो इसकी वजह समझ जाएगा। सियोजून ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन थियो ने उसे झटक दिया, अभी भी अपना शक जाहिर करते हुए। लेकिन सियोजून ने उसे स्पेशल क्लॉजेस की पहली शर्त याद दिलाई जिसमें लिखा था कि अगर सेल्स कम हुई तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। सियोजून ने थियो का सिर थपथपाया, उसे एक भरोसेमंद और होशियार मर्चेंट बिल्ली मानते हुए। खुद को होशियार सुनकर थियो के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सियोजून ने सोचा कि वो काफी सीधा साधा है। उत्सुकता से थियो ने पूछा कि वो कौन से प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। सियोजून ने कॉन्फिडेंस से बताया कि वो चेरी टोमेटोज बेचेंगे। थियो पजल लग रहा था, लेकिन सियोजून ने उसे एक ताज़ा तोड़ा हुआ चेरी टोमेटो दिया। थियो की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने पाया कि ये एक मैजिकल चेरी टोमेटो है जो 10 मिनट के लिए एमपी को 0.1 तक बढ़ा सकता था। थियो सियोजून से चेरी टोमेटोज की सेलिंग प्राइस के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि वो उन्हें कितने में बेचने का प्लान बना रहे हैं। थियो सोचता है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो टावर में आने वाले नए लोगों से हर टमाटर के 0.01 टावर कॉइन्स ले पाएगा। लेकिन सियोजून जवाब देता है कि वो उन्हें 0.05 टावर कॉइन्स पर पीस बेचना चाहते हैं। ये कीमत सुनकर थियो सुन रह गया। उसे विश्वास था कि इतनी महंगी कीमत पर उन्हें कोई बेवकूफ़ ही खरीदेगा। लेकिन तभी थियो का एहसास होता है कि महंगी कीमत असल में उसके फायदे में काम कर सकती है। अगर वो एक महीने में 5 टावर कॉइन्स कमाने के लिए पर्याप्त टमाटर नहीं बेच पाया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। साथ ही उस दौरान वो भुनी हुई मछलियों का आनंद ले सकता था। अपने पहले सेल्स ट्रिप के बारे में क्यूरियस होकर थियो सियोजून से पूछता है कि उसे अपने साथ कितने टमाटर ले जाने चाहिए। सियोजून 1000 टमाटर ले जाने का सुझाव देता है। सियोजून ने पहले ही 1000 टमाटर वाली एक टोकरी तैयार कर ली थी और 25 भुनी हुई मछलियों की पेमेंट का भी इंतजाम कर दिया था। लेकिन सियोजून सोचता है कि थियो ये सब ले जाएगा कैसे। तब थियो अपने स्पेशल आइटम के बारे में बताता है जिसका नाम बंडल था। ये एक ऐसा कपड़ा था जिसमें स्पेस एक्सपेंशन मैजिक, प्रिजर्वेशन मैजिक और चीज़ों को हल्का बनाने की शक्ति थी।
वो समझाता है कि वो सारे आइटम्स अपने बंडल में स्टोर कर सकता है, उन्हें लंबे समय तक उनकी असली हालत में रखते हुए। वो कपड़े को टमाटरों और मछलियों के ऊपर फेंकता है और एक झटके में वो कपड़े के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जो एक छोटे से पाउच में बदल जाता है। सियोजुन चिल्लाता है, ये कितना सुविधाजनक है। जैसे ही थियो जाने के लिए तैयार होता है, वो सियोजुन को यकीन दिलाता है कि वो वापस आएगा। सियोजुन और उसके दोस्त थियो को उसके सेल्स जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हुए अलविदा में हाथ हिलाते हैं।